गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। कविता जैन और राजेश पालवे पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। एसपीएस सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह और रचना वैद्य भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे। पहले सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा से समझेंगे मार्केट आउटलुक। उसके बाद टेक्निकल सेटअप पर केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से होगी एक खास बातचीत। मार्केट में इस समय देखिए एक स्विंग आया पॉजिटिव साइड का, लेकिन अगेन हायर लेवल पर कंजेशन जोन में जाके मार्केट फंसा और फिर नीचे आया। बैंक निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 23 पॉइंट नीचे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में अभी भी अच्छी खासी बढ़त है, 200 पॉइंट ऊपर। और एडवांस डिक्लाइन अभी भी शानदार है, ऑलमोस्ट 3:1, मतलब एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर। स्टॉक ऑफ द डेज अभी तक एबी फैशन, लेकिन ध्यान रखिए खुला ही बड़े गैप अप के साथ था, 13% ऊपर। वोल्टा 4.5% ऊपर अब। BEL, क्रॉम्पटन, आदित्य बिरला कैपिटल, हेवल्स, IOC, बंधन बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे मोमेंटम मिल रहे हैं। और डाउन साइड पर इंडिया मार्ट, HDFC AMC, इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया, DLF और ICICI बैंक। इनफैक्ट ICICI बैंक ने काफ़ी प्रेशर डाला है अब मार्केट के ऊपर। वीरो जी, तो ये अभी तक ICICI बैंक एक प्रेशर पॉइंट और निफ्टी 4243। अब एक काम करते हैं, मेहमानों से बातचीत करना शुरू करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है और अभी कुछ देर के लिए एक तकनीकी आई थिंक कुछ पहलुओं के चलते अभी हम आपको यहाँ पे लाइव नहीं बट फ़ोन कॉल पे इंटरेक्शन होगा उनसे। कविता जी, रचना जी और सुदीप शाह हैं इस वक्त। रचना जी का फ्रेश प्रोस्पेक्टिव सुनते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपका इस वक्त का व्यू मैम और आपके दो कॉल्स। और मेरा इस वक्त का जो व्यू है वो यही है कि निफ्टी बैंक इज मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। एंड निफ्टी बैंक का जो आज का मेरा पहला टारगेट था 48,000 को हो गया है, लेकिन अभी ऊपर और स्पेस बाकी है। तो निफ्टी बैंक में मुझे अगले टारगेट जो है 48,200 एंड 48,300 दिख रहे हैं, जो आने वाले दिनों के अंदर विद इन अ डे और 2 आने चाहिए। हो सकता है अगर अच्छी रैली हो तो आज ही आ जाए। तो 48,300 तक का लेवल बैंक निफ्टी के अप्रैल फ्यूचर्स पे मुझे नजर आ रहा है। एंड जहाँ तक स्टॉक की बात है, एक स्टॉक जहाँ पे मैं सेल देना चाहूंगी दैट इज हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में ब्रेकडाउन आ रहा है एंड इट इज सपोर्टेड बाय द न्यूज। तो यहाँ पे 4625 पे है फ्यूचर्स। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन है वो इस काउंटर को डाउन साइड पे 4600 एंड इवन 4570 की तरफ लेके जा सकता है। ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे 25 रुपए का एसएल लगाना चाहिए, डाउन साइड पे 50 रुपए जितना टारगेट लगाना चाहिए। और जो मेरा दूसरा कॉल रहेगा दैट विल बी रिलायंस। रिलायंस में एक अच्छी मूव की उम्मीद है मुझे, जो करीब करीब आज के ओपनिंग लेवल के आसपास से फ्रक्टिफाई होना चाहिए। तो अभी फ्यूचर जो है 2986 पे है। यहाँ से अगर हम 2974 का एसएल लगाए 10-12 रुपए का एसएल के साथ, अगर इसको लॉन्ग करा जाए तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर दोबारा से 3000 को क्रॉस करके 3010 की तरफ जा सकता है। ओके, तो चलिए ये इस समय रचना जी की पिक्स। एक बार फिर बता दूं हमारे जो व्यूअर्स हैं कि थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कतें आज आ रही हैं, तो हम गेस्ट को कैमरा पर नहीं लेके आए। हमारे पास हैं गेस्ट कैमरा पर, लेकिन फ़ोन पर हम उनको जोड़ रहे हैं इस समय। सुदीप भी जुड़े हमारे साथ। सुदीप गुड मॉर्निंग। सुदीप आपकी पिक्स। गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज मेरा पहला पिक है हेवल्स पर। जो हिसाब से एक राउंडिंग बॉटम बना के पिछले 7-8 दिन का ये जो फॉर्मेशन है, वहां से स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है आज, तो मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में एक नई जान आ रही है। और एक अगर प्रीवियस हम जनवरी लो से जो 1280 का लो है और मार्च का जो हाई था 1588 का, उसका एक रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ कर ले तो 50% के आसपास से रिट्रेस होकर स्टॉक ने रिबाउंड किया है। तो यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, न्यूज फ्लो भी है स्टॉक में और मोमेंटम स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है 1530 के स्टॉप लॉस से 1580 का टारगेट हेवल्स में आ सकता है। और दूसरा स्टॉक जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है संवर्धन मदरसन। अब यहाँ पे भी स्टॉक ने पिछले, अगर हम देखें तो पिछले 1-1.5 महीने में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 110 और 120-22 के बीच में। अब स्टॉक फिर से एक मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ और एक स्ट्रॉन्ग अपमूव मुझे लग रहा है यहाँ पे आ सकता है। तो संवर्धन मदरसन 119 के स्टॉप लॉस के साथ 126-128 के टारगेट के लिए बाई करने की मेरी राय रहेगी। ओके, आपके दो कॉल्स हो गए यहाँ पे और अब चलते हैं राजेश पालवी जी के पास। राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स।
तो वीरेंद्र जी देखिए, मुझे यहाँ पे एक स्टॉक जो पसंद आ रहा है, काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट बना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पे अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल के अर्ली इंडिकेशन यहाँ पे जिसको हम बोल सकते हैं देखने को मिल रहे हैं। आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा पोटेंशियल है एक अच्छी रैली का, और यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा ड्यूरिंग द सीरीज। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट यहाँ पे जो आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए 85 रुपीज़ से 88 रुपीज़ की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 77 रुपीज़ का। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है, स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए अब ये 210 के लेवल के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। प्रीवियस सीरीज के हाई को भी अभी स्टॉक निकालते हुए दिख रहा है, तो अब ये यहाँ से नेक्स्ट टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 232 234 की तरफ, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 216 के आसपास। ओके, चलिए अब कविता जी की ट्रेड्स लेते हैं, फिर बिग मार्केट वर्सेस फोकस करेंगे। कविता जी आपकी ट्रेड्स? या अनुज जी, सो मुझे फेडरल बैंक इज लुकिंग गुड, और एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। एज ऑफ नाउ 154.80 के लेवल पर है। मुझे लगता है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 157 इन अ डे और टू ये स्टॉक मूव करता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 150 to 50 का। There is another counter, Titan is also looking good, but मैं एज ऑफ नाउ कैश का काउंटर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दैट इज सेंचुरी प्लाईबोर्ड पे एक बहुत अच्छे मूव बनते हुए दिखे हैं विद गुड वॉल्यूम। एज ऑफ नाउ 662 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 667 680 सेंचुरी प्लाई पर एक बाय ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 654 का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन कॉल्स के लिए। अब मार्केट आउटलुक पर चर्चा के लिए सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जुड़ गए हमारे साथ। संजय जी गुड मॉर्निंग। क्या ब्रॉडर मार्केट करेक्शन खत्म हुई आपके हिसाब से, और क्या वापस यहाँ पर अब पोजीशनिंग की जा सकती है? तो ऐसा है अनुज की देखिए, मार्केट में छोटी बड़ी उतार चढ़ाव बनी रहेगी, लेकिन आई थिंक अभी जो हम देख रहे हैं मार्केट में तेजी, वो शायद इस बात को डिस्काउंट कर रहा है कि जो इलेक्शन का वर्डिक्ट आएगा वो डिसिसिवली एनडीए के फेवर में होगा। और जिस तरह के नंबर्स कहे गए हैं 370 बीजेपी के फेवर में और 400 एनडीए 400 प्लस एनडीए के फेवर में, शायद मार्केट उस बात को फैक्टर करते हुए अगर आप देखें जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं सेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हुए, वो वही सेक्टर्स हैं जिनमें कि सरकार का कंट्रीब्यूशन पॉलिसी के द्वारा ज्यादा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी आगाह कर दूं कि ये इलेक्शन है, ये पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी उतार चढ़ाव हो सकता है। तो अगर अपेक्षा से कम सीट या तो बीजेपी को मिले या एनडीए को मिले, तो ये बाजार के लिए सेटबैक हो सकता है। तो अपना जो बैलेंस है, वो संतुलन जो है वो बना के और वैल्यूएशन को देखते हुए ही इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। थीम्स क्या अच्छी रहेंगी आपके हिसाब से? यहाँ पर कौन से थीम्स पर आप पॉजिटिव हैं? तो देखिए, एक चीज जो मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है आगे जाकर, वो होगा जो इंटरिम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। मेरे ख्याल से ये बजट सरकार एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करेगी अपने अगले 5 साल की प्लान्स को आउटलाइन करने के लिए। और जिस तरह की मीडिया हेडलाइंस आ रही हैं जिसमें कहा गया है कि सरकार अपने 100 दिन के कार्यक्रम को ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुकी है, मिनिस्ट्रीज को डायरेक्टिव दिया गया है कि वो अपने बजट तैयार कर लें। तो मुझे लगता है कि चूंकि पिछले 2 टर्म में ये बिल्कुल साफ झलका है कि सरकार की इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति और खास करके 3 सब सेक्टर्स पावर, रेलवे और डिफेंस, इनके प्रति ज्यादा रही है। तो मैं समझता हूं कि ये 3 सेक्टर थीमेटिक तौर पे बिल्कुल प्ले करने लायक रहेंगी। कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने कि उतने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने बाजार को काफी हद तक डिसअपॉइंट किया है। उनमें से 2 मुख्यतः हैं आईटी और दूसरा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये दोनों सेक्टर जो हैं, इनके पीछे जो वेरिएबल्स काम कर रहे हैं दोनों अलग अलग हैं।
मुझे लगता है कि नवंबर में जब यूएस इलेक्शंस होगा और उसकी आउटकम आएगी, तो उसके बाद आईटी के प्रति लोगों का थोड़ा सा व्यू ज्यादा क्लियरली उभरना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह का कंजम्पशन का ट्रेंड रहा है, जहां अर्बन कंजम्पशन स्ट्रांग रही है लेकिन रूरल कंजम्पशन के बारे में लोगों के मन में असमंजस बनी रही है और आज भी है। मेरे ख्याल से ला नीना के कारण अगर मॉनसून जोग्राफिकली अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और टाइम वाइज इवनली स्प्रेड हो, तो मेरे ख्याल से एक ऑप्टिमिज्म रूरल कंजम्पशन के प्रति बनेगा। और जो कंज्यूमर स्टेपल्स और जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं या जो सेक्टर्स हैं जिनका कि रूरल इनकम से सीधा रिश्ता है, उनमें भी रुझान बन सकता है इस इवेंट्स के आउटकम के बाद। जी संजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोलो दिल्ली स्टूडियो से। कैपिटल गुड्स पे आपका की राय क्या है संजय जी? नंबर्स Q3 के बहुत स्ट्रांग थे, अभी आपने आने वाले बजट फुल फ्लैज बजट की बात कही और जिस प्रकार का सरकार का टैक्स रेवेन्यू है, जीएसटी कलेक्शंस एट 1.78 ट्रिलियन, आपका व्यू क्या है? क्या बाजार नई आने वाली कैपेक्स की फिगर पे फोकस कर रहा है और क्या कैपिटल गुड्स में अभी भी इस लेवल पे एडिशन बनता है क्या? L&T, सिमेंस, कमिंस, ABB? तो वीरेंद्र जी, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी फंड मैनेजर के लिए सबसे बड़ा डिलेमा जो है वो है वैल्यूएशन जिन पर कि ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सामने की अपॉर्चुनिटी देखें और जिस तरह की इनकी आज की कैपेबिलिटी है उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए, तो मेरे ख्याल से मन कड़ा करके इस वैल्यूएशन पर भी कैपिटल गुड्स और खास करके जो मल्टीनेशनल एंटिटीज हैं इस स्पेस में, उनमें थोड़ा सा पोजीशन बनाया जा सकता है। मैं ये खास करके इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखें तो करीब करीब हर क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब अब छोटी सी उदाहरण अगर ले तो अमूल ऐसी एंटिटी को भी अब हम चाहते हैं कि ग्लोबली वो एक उभरे एक मल्टीनेशनल डेयरी कंपनी के रूप में, और ये कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है। मैंने इस बात को इसलिए सामने रखा क्योंकि जो अभी इमर्जिंग सेक्टर्स हैं सामने में, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर्स हुए, सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन हुए, या फिर आप ईवीज का क्षेत्र देख लें, तो ये क्षेत्र में हम सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी पर आप वर्ल्ड स्केल का एंटरप्राइज नहीं बना पाएंगे। हमें इसमें कम से कम इनिशियल स्टेज पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की सहायता लेनी पड़ेगी, और जो कैपिटल गुड्स की जो एमएनसीज आज भारत में प्रस्तुत हैं वो इस स्पेस में हमें अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकती हैं। तो इसलिए वैल्यूएशन के बावजूद भी मैं समझता हूं कि ये स्पेस आज भी इन्वेस्ट करने लायक है। ओके, चलिए संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा आज ऑडियो में इशू है तो इस कन्वर्सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे आज। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा सेटअप उन्हें लग रहा है इस समय। सुशील जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। पहले स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं आज, क्योंकि मार्केट में वापस स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आने शुरू हो गए हैं। तो आपके टॉप कन्विक्शन आइडियाज, टॉप लॉन्ग आइडिया, टॉप शॉर्ट आइडिया क्या रहेंगे? तो देखिए, सेक्टर रोटेशंस ही निफ्टी को एक मॉडेस्ट मूव क्रिएट करने देते हैं, सारे सेक्टर एक साथ चलते नहीं है। तो अब हमने एक एक करके मेटल्स में शॉर्ट सेलिंग करनी है, जिसमें हिंडाल्को का शॉर्ट सेल सिग्नल ऑलरेडी आ गया। यहां से वापस हिंडाल्को 100 रुपया लुढ़क जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टिस्को, JSW स्टील, सेल और कोल इंडिया में भी शॉर्ट सेल के सिग्नल्स की अब हम बिल्कुल ईगरली वेट कर रहे हैं। तो ये तो हो गए शॉर्ट्स। और फार्मा में भी जो थकावट है लार्ज फार्मा में, उसमें ग्लेनमार्क फार्मा में कॉन्ट्रा मॉडेस्ट शॉर्ट सेल सिग्नल है इस वक्त। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगता है और अगले 2-3 दिन वो और नीचे बंद हो जाता है तो फिर हम सौदे को बढ़ाएंगे। और हो सकता है कि पॉलीकैब भी अब यहां से एक राउंड और देगा, बड़े झटके की मंदी का संभव है। स्टॉप लॉसेस रखने होंगे लोगों को। और बिग लॉन्ग में हो सकता है कि जी अब यहां से इतना घट चुका है कि इसको 50% बढ़ने में तो टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है वो चाल अब शुरू हो गई हो जी। तो ये कुछ बिग लॉन्ग शॉर्ट्स की आइडियाज है।
और हम बाकी भी सेक्टर्स पे चर्चा कर सकते हैं। सभी जगह कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट हैं। पीवीआर एक और स्टॉक था जो आपके रेडार पर था, कल अच्छा मूव आया था इसमें, यहाँ पर क्या वो ब्रेकआउट अभी भी ऑन है? कौन सा स्टॉक आपने कहा? पीवीआर आइनॉक्स। हाँ जी, पीवीआर एक राउंड देखिए बढ़त का दे चुका है, और भले इसमें 1800-1900 की चाल है, तो रोज लेते जाए ऐसा नहीं है। इसको पुलबैक आएगा तो पुलबैक में लेना उचित होगा। यहीं चढ़ के ले लें, ऐसी चार्ट अभी नहीं लग रही है। बैंकों में कुछ इंटरेस्टिंग है क्या ट्रेड्स? मिड कैप बैंक्स में, प्राइवेट पीएसयू, कोई स्टॉक जो आपको लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर अच्छा लग रहा हो? देखिए, बंधन बैंक जो है ना, इसकी चाल हमेशा ही बाकी के बैंकों से अलग रहती है। तो थोड़ी बढ़त अगर बैंक्स ने ले ली है लास्ट 15-20 दिन में, और पिछले 3 महीने में भी बिल्कुल डॉग अंडर परफॉर्म रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बंधन बैंक में 260-70 की चाल शुरू हो चुकी है। वॉलेटाइल है स्टॉक, तो पोजीशन की साइज को लिमिट में रखना चाहिए। और जिस बुरी तरह से एयू बैंक भी पिट करके पड़ा रह गया नीचे, अब उसमें भी एक रिवर्सल बन गया है। पर रिवर्सल का मतलब ये नहीं कि मैं अभी बोलूं और लोग अभी चढ़ के ले लें। फुल बैक्स में इनको बाई करना है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चार्ट मुझे बहुत ही पावरफुल लग रही है। यहां से 45-50% तक की चाल अगले 3 महीने 2 महीने में देखने मिले, ऐसा हमारा अनुमान है। देखिए, बड़ा ब्लॉक कोई बेच रहा है तो घबराहट में लोग यही सोचते हैं क्यों बेच रहा है। ये भी तो सोचो जो ले रहा है वो क्यों ले रहा है। चार्ट मेरे हिसाब से इस वक्त आईडीएफसी बैंक के बड़े ब्लॉक के बायर के फेवर में है, सेलर के फेवर में नहीं है। सेलर गलत भाव पे बेच रहा है, बायर राइट भाव पे ले रहा है। और हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लॉन्ग पोजीशंस अपने क्लाइंट्स की बनवा चुके हैं। हम लॉन्ग बैठे हैं इसमें। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लॉन्ग। सुशील जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार। एक बार एक आपने टर्म का इस्तेमाल किया था, शॉर्ट एवरीथिंग, जब बाजार का थोड़ा सा नाजुक फेज था। बट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को शॉर्ट मत कीजिएगा। उस वक्त हमारी अदानी पोर्ट्स से बात हुई थी। अब 1408 ऑल टाइम हाई अदानी पोर्ट्स पे लग गया है। अब सेंस क्या बन रहा है इस स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर पे आपका 1408 पर? देखिए, अगर पीसीआर ये चार्ट अडानी पोर्ट की दिखा पा रहा है जो मेरे स्क्रीन पर है, तो भले ही अब अडानी पोर्ट्स ने एक और नया हाई बनाया है, तो अगर बाजार का राजा भाव है तो बाजार की रानी मोमेंटम है। मोमेंटम को चाहे आप आरएसआई से मेजर कीजिए, मैगडी से कीजिए, आरओसी से कीजिए, जिस किसी चीज से आप करो, मोमेंटम अगर रानी अगर राजा का साथ नहीं दे रही है तो राजा बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, उसको लौट के जाना ही पड़ेगा। तो अब अडानी पोर्ट्स हमारी नेवर शॉर्ट की लिस्ट से निकल के टाइम टू टाइम वी विल प्ले शॉर्ट्स की लिस्ट पे आ गया है। आज, कल, ज्यादा से ज्यादा परसों, अब हम इसको शॉर्ट सेल करने की तैयारी में है। जो कि ये 1400 का मुझे लगता है एक झटके में सीधे सीधे 1100 तक गिर जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी शॉर्ट सेल सिग्नल नहीं आया है, जब आएगा तब हम अपने सब्सक्राइबर्स को बताएंगे। हो सकता है ट्विटर पे भी पोस्ट करेंगे। ओके, अच्छा, ओएमसीज पर आपका व्यू क्या है? आई मीन लोअर लेवल 6 अच्छा पुल बैक आया, लेकिन क्रूड की तेजी रोज बरोज कोई घटनाक्रम, कोई अंतर्राष्ट्रीय, आई थिंक कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो क्रूड को प्रभावित करती है। बट ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा? जो हमने मार्च सेकेंड हाफ में डिप देखा उसको बाजार ने हाथों हाथ ले लिया, पर ये क्या परसिस्ट करेगा? इसको कैरी करना चाहिए अभी? देखिए, पीसीआर से अनुरोध है, उदाहरण के तौर पे एचपीसीएल की चार्ट को दिखाएं। बीपीसीएल और आईओसी में भी करीब करीब इसी प्रकार के पैटर्न्स बन रहे हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि शायद ये चार्ट दिख रही होगी, क्योंकि मैं अपने स्क्रीन को देख रहा हूं। तो ये जो आवरली चार्ट एचपीसीएल की है, अभी ये जो रेजिस्टेंस जोन बन गया 483 484 का, इसको क्लियर करते के साथ हमको अगला उछाल 533-34 का दिखता है। और शनय शनय इसको अगर 650 भी चला जाएगा तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। अगला मूव हम 533 खेलेंगे। देखिए, क्रूड जो है ना अपने उच्चतम, मतलब अपनी ट्रेडिंग रेंज के हायर लेवल पर है। ईरान और इजराइल की कन्फ्लिक्ट को जोड़ने के बावजूद भी, अगर देखिए क्रूड ऑयल फ्यूचर्स की मैं चार्ट खोलता हूं, अगर क्रूड ऑयल फ्यूचर्स अपने ट्रेडिंग बैंड के हायर एंड पे से निकल नहीं पा रहा है, ये देखिए जो रैली जो बन रही है, रैली का फैग एंड है बिल्कुल। तो अगर क्रूड के बुलिश ट्रेडर्स के लिए गुड न्यूज है, ईरान और इजराइल अब लड़ मरने को तैयार है और उसके बावजूद क्रूड उस रेंज के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो बाजार अच्छी खबर को पचा गया। यानी अच्छी खबर भी अब अच्छी खबर नहीं है क्रूड में। तो दिन दो एक की बात है, थोड़ा फोरकास्ट तो पहले ही करना होता है, तभी वो फोरकास्ट है। एक्शन 1-2 दिन रुक के लेंगे। तो क्रूड की तरफ से अब मैं वो कोई चिंता मुझे नहीं नजर आ रही है कि जिसलिए मैं एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में अच्छी बड़ी तेजी के व्यू को अबैंडन करूं।
नया सौदा या और पोजीशन को ऐड करने के लिए HPCL जब चले 84 के ऊपर, 584 के ऊपर, 484 के ऊपर, तब हमें इसको लेना चाहिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, निफ्टी की बात हो गई, बैंक्स की बात हो गई, निफ्टी की एक्चुअली ज़्यादा बात हुई नहीं है, लेकिन एक व्यू चाहिए मुझे आपसे निफ्टी IT पर और रिलायंस पर, क्योंकि एक्स ऑफ बैंक निफ्टी ये दो बड़े कंपोनेंट्स हैं मार्केट के। यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है सुशील, लार्ज कैप IT और रिलायंस? तो रिलायंस में तो देखिए कोई चिंता का विषय है नहीं, उसी ने निफ्टी को संभाले हुए रखा है और ये शनै शनै 3200 की तरफ बढ़ रहा है। उठापटक करते करते चलता है रिलायंस और वही कर रहा है अभी है। तो उसमें सौदे बना के रखना आसान नहीं है, इन्वेस्टर के लिए ठीक है या कोई स्पेकुलेटिव व्यू ले, रोज की ट्रेडिंग करने वाला रिलायंस में अभी पैसे खोएगा इस तरह की इसकी चार्ट, तो रिलायंस ठीक है। और जो कॉन्ट्रा बेट अब बन रही है सारे लार्ज कैप आईटीज, खास करके जो सबसे ज्यादा कुट पिट करके बैठा हुआ है, एक LTIM, फिर एम्फेसिस, आपके टेक महिंद्रा, उसके बाद मेरे हॉट फेवरेट में, उसके बाद लिस्ट में नीचे आंकड़ा मैं डालूंगा, रैंक डालूंगा HCL टेक को, इन्फोसिस, विप्रो, TCS भी अब चल पड़ेंगे। तो जो IT ने कुछ भी नहीं किया रियली, लार्ज कैप आईटीज ने सिर्फ करेक्शन के मोड में थे, तो वो अब निफ्टी को संभालेंगे। और हो सकता है मेटल्स में जो बड़ी मंदी है, साथ में ऑटो में मुझे बड़ा करेक्शन लगता है। जो टाटा मोटर्स को मैंने 2020 से लेकर अभी तक चाणक्य चोटी बांध के बैठा था कि इसको 100 शेयर शॉर्ट नहीं करना है, बार बार लेके ही बेचना है, अब टाटा मोटर्स भी सरक कर हमारी उस लिस्ट पे चला गया कि टाइम टू टाइम हम टाटा मोटर्स में शॉर्ट भी करेंगे। तो अगला पड़ाव टाटा मोटर्स जैसे अभी लोअर टॉप बना रहा है, हो सकता है 200 रुपए और गिर जाए यहाँ से। तो इतने सारे स्टॉक्स में, मेटल्स में, ऑटोज में करेक्शन आना है, तो अब IT संभालेगा बाजार को रिलायंस के साथ साथ। अडानी ने भी अब थकावट दिखाना शुरू कर दी है, तब जगह बन गई कि IT बढ़े और फिर भी इंडेक्स 22,800 के ऊपर ना जाए। चाणक्य चोटी, ये क्या होता है सुशील जी? अब मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आई डोंट नो अगर वीरू ने सुना है। चाणक्य ने चोटी बांध ली थी कि मैं चोटी तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मैं चंद्रगुप्त मौर्य को राजा न बना दूं। ओके, मान का बदला नहीं लूंगा। हाँ। अच्छा, तो वो क्या मतलब एक तरीके से आपकी कसम हो गई कि बस इस तरीके से मान लें इसको? नहीं, देखिए क्या है, इतने सारे स्टॉक्स है, कभी कोई करेक्शन दे रहा है, पर कोई जो बहुत बड़े डीप करेक्शन में जाएगा तो स्टॉक्स को हम क्या करते हैं, 200 स्टॉक्स, करीब 180 स्टॉक्स है F&O में, तो लिस्ट में डाल देते कि भाई इनको शॉर्ट नहीं करना, इनको लॉन्ग नहीं करना है। तो अभी सही काम होगा कि नहीं पता नहीं, गलत काम तो बंद करें। हाँ, तो अभी ऐसा कोई स्टॉक है जिसको आप कह रहे हैं कि लॉन्ग करना ही नहीं है, शॉर्ट करना ही नहीं है? कोई और ऐसा चाणक्य चोटी स्टॉक है क्या? दोनों काम तो कैसे होंगे, लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है, दो में से एक काम तो करना ही होगा। हाँ, तो कोई है ऐसा स्टॉक में आप ये समझ लो, मेटल्स के स्टॉक में समझ लो, चाहे बार बार स्टॉप लॉस कटेगा, इनको बार बार अपने बेचना ही है। ओके, कोई और डार्क हॉर्स सुशील, कोई और स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ BSE, CDSL, मोतीलाल टाइप का स्टॉक? BSE, CDSL पे तो हमारी चर्चा हो गई, तो उस पर तो कोई और नई बात नहीं लगती है। पर अगर मैं कोई डार्क हॉर्स को खोजूं तो देखिए, मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर में अब बढ़िया उछाल के सारे चार्ट्स बन गए हैं, तो आप जी के साथ अब सन टीवी को भी डेफिनेटली जोड़ लीजिए। और सारेगामा में हम थोड़े थक गए हैं, पर अब सारेगामा ने जो पाधानीसा लॉन्च किया है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घर बैठे उनके ऐप पे सब्सक्राइब कर अपने वोकल कॉर्ड्स को ट्रेन करके गाना सीख सकते हैं, तो ये ट्रूली इनोवेटिव चीज है। और अगर एक इतने पुराने जमाने की कंपनी हिज मास्टर्स वॉइस आज बिल्कुल कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी पे जा रही है, तो जो हमारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है कि इसका भाव 800-900 होना चाहिए, उसको जस्टिफाई करने के लायक अब कंपनी में हलचलें शुरू हो गई हैं। तो मैं सारेगामा को, चूंकि थिंकिंग ऑन द टोज, त्वरित उत्तर आपको देना है, तो मेरे अस्तबल में जितने घोड़े हैं उसमें मेरे को सारेगामा डार्क हॉर्स लगता है। सारे घोड़ों में सबसे डार्केस्ट सारेगामा। सारेगामा 370 पे सबसे डार्क हॉर्स। सुशील जी, ये मार्च का सेकेंड हाफ दो स्टॉक्स को बिलोंग करता था, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। B2 में अच्छा मूव आया, ये प्राइस अब आपको क्या कह रहा है? अभी और अपसाइड बाकी है या फिर इसको अवॉइड करेंगे आप? अपनी बात हुई थी इन दोनों ही स्टॉक्स पे, और अगर PCRA चार्ट दिखा पा रहा है तो हमारी बात करीब इस स्तर पे 6600 पे हो गई थी कि 7800 तक की रैली बजाज फाइनेंस में आ सकती है, और हो सकता है कि क्या पता 8000 तक भी चली जाए। तो देखिए, ये एक रैली ही है। लॉन्ग टर्म में हम गलत हो सकते हैं, गलत सही का तो व्यापार ही है। लॉन्ग टर्म में जो हमने
एक एनालिटिकल व्यू ले लिया कि 10 साल की जो एक तरफा तेजी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में थी, वो लॉन्ग टर्म साइक्लिकल टॉप जो आ चुका है, उस लॉन्ग टर्म साइक्लिकल टॉप में 8,200 का 6,400 हो गया, वापस रिटेस्ट कर लेगा 7,800 तक। पर अगर आप मुझसे 6 महीने साल भर का व्यू पूछो तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि मैं मेंटली रेडी हूं, ये दोनों स्टॉक आधे भी हो सकते हैं। अभी वो भविष्यवाणी नहीं है, जब आएगा फोरकास्ट का टाइम तब करेंगे। तो इस वक्त फिलहाल जो रैली चल रही है, इसका मजा लीजिए जब तक ये है, और थोड़ा और यहां से बढ़त लगती है। अगर निफ्टी को 22,800 880 तक जाना है तो रिलायंस के और आईटी स्टॉक्स के साथ साथ ये दोनों बजाज ट्विंस भी पूरा सहारा सपोर्ट दे रहे हैं। अभी इनका फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो अप ट्रेंड है वो बिल्कुल मजबूत और इंटैक्ट है। पर मैंने दोनों टाइम फ्रेम पे बात इसलिए की कि खाली इतना बोल के निकल जाए बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्टॉक्स, लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले लेंगे और फिर 3 महीने बाद भला बुरा सुनना पड़ेगा कि आपने फंसा दिया। तो फिलहाल एक शॉर्ट टर्म रैली है, उसका मजा लीजिए, और जब ये खत्म होगी तो वापस शॉर्ट करेंगे। ओके अच्छा सुशील जी, एक दो स्टॉक्स थे एक ही ग्रुप के एफएमसीजी स्पेस में जो कि हमेशा एक साथ चला करते थे। मैं पिडिलाइट और एशियन पेंट्स की बात कर रहा हूँ, बट बीते एक महीने की प्राइस परफॉर्मेंस ने एक को धरातल पे और एक को आकाश में लाके, अगर आप देखें, खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, पिडिलाइट ऑल टाइम हाई पे और एशियन पेंट्स आपका इस दौर की लोएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। इसमें से क्या ट्रेडेबल है दोनों में से? आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा, बहुत ही सटीक सामयिक प्रश्न है ये। पीसीआर से अनुरोध है पिडिलाइट की जो चार्ट में दिखा रहा हूं उसको संप्रेषित किया जाए। तो आपकी हमारी जो बात हुई थी 2560 के ब्रेकआउट पे कि पिडिलाइट तकरीबन 3,040-50 चला जाएगा, उसके भी ऊपर चला गया। अब पिडिलाइट की चार्ट तैयार है कि खाओ पियो बेचो और यहां से मुनाफा लेके निकलो। जो हमने 2300 से तेजी करी, फिर यहाँ पे 2430 पे करी और वापस यहां से 2550 पे, तो अब ये पूरी फल गई। एशियन पेंट्स में तो अब यहां से मुनाफाखोरी का समय आ चुका है। जिनको बिल्कुल ही बारीक काम करना है, आज के भी लोग को ये तोड़ देता है तो प्रॉफिट टेक करके निकल जाइए, उसके बाद 50-100 रुपया बढ़े तो लौट के दोबारा मत आइएगा। और एशियन पेंट्स की चार्ट ने जो करीब करीब धोखा कर दिया है और वो पड़ी रह गई है नीचे, तो अब ये जो है बिल्कुल तैयार है ये चार्ट। ट्रेडर्स के लिए अभी तक ऊपर का ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है, तो जब तक ट्रेंड नहीं हो ट्रेडर्स थक के गलत टाइम पर स्टॉप लॉसेस कर देंगे, तो इसलिए ट्रेडर्स को भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। पर जो कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्वेस्ट करके लंबी अवधि के लिए बैठते हैं, तो मुझे इस चार्ट को देखकर बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो रहा कि जो बिना लिवरेज के धीरज का डिलीवरी का सौदा बढ़ाएगा वो हो सकता है 6 महीने में एशियन पेंट्स को 4200 रुपए में बेचेगा। बड़ा मुनाफा आप समझ लो, इस होली पे एशियन पेंट्स लो और दिवाली पे घर भी नया रंगाओ पुताओ और 4200 में एशियन पेंट्स को बेच के मोटा मुनाफा खाओ। एशियन पेंट्स इन्वेस्टर्स का स्टॉक है, ट्रेडर्स का भी टाइम्स में जल्द आएगा। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। चलिए अब शो को यहीं समेटेंगे और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू।